नमस्कार, नमन शर्मा नाम है हमारा। आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज़। आज फिर से एक और कैंडिडेट के पास हम आ गए हैं और मज़े की बात ये है कि ये जो कैंडिडेट मेरे साथ हैं ये कभी अरविंद केजरीवाल के साथ ही हुआ करते थे, लेकिन आज उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नाम है इनका मुनीश रायज़ादा, जो डॉक्टर थे शिकागो में, जो 2011-12 के आसपास जब अन्ना आंदोलन हुआ तो भारत आए, जो चाहते थे कि भारत की जो पॉलिटिक्स है उसको बदला जाए पॉजिटिव के लिए और एक गुड पॉलिटिक्स भारत के अंदर आए। लेकिन कुछ वजहें रही जिसके कारण वो आम आदमी पार्टी से अलग हुए। साथ ही आम आदमी पार्टी में विदेश विभाग के को कन्वीनियर थे, जहाँ पे कुमार विश्वास जी के साथ इन्होंने काम किया था। सबसे पहले तो मुनीश रायज़ादा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स नमन। सर, चुनाव आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आप खड़े हैं, यही कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों चुनी है आपने? देखिए, हम लोग हमारा संबंध अन्ना आंदोलन से है, तो हमने ये कहा मेरा नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ना उन सभी अन्ना आंदोलन के सच्चे सिपाहियों की एक कलेक्टिव वॉइस है, जिसमें हमने ये ठाना है कि भ्रष्ट केजरीवाल, जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पे, नैतिक तौर पे एवं प्रशासन के यानी कि आर्थिक तौर पे भ्रष्टाचार किया, जबकि हम सब लोग आए थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने। तो ये सब हमारी कलेक्टिव लड़ाई है एंड चोरों के चोर को पकड़ेंगे, उनकी जमानत जब्त करवाएंगे, ताकि हम ये कह सके कि जो सैद्धांतिक राजनीति का समय अभी गया नहीं है, नैतिकता की राजनीति, शुचिता की राजनीति का समय अभी गया नहीं है, बल्कि शुचिता की राजनीति ही करके दिखाएंगे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इनकी पार्टी है BLP, इसका नाम है भारतीय लिबरल पार्टी। सर, एक इंटरव्यू में आपने कहा मैं इसको फर्जीवाल बुलाता हूँ, अरविंद फर्जीवाल, और आपने कहा कि इनके पास फेक डिग्री है। तो कैसे, क्या इसका पीछे तथ्य है सर? देखिए, फेक डिग्री की जो लायबिलिटी है वो उनके कंधों पे है। अगर हमने क्लेम किया है तो आप दिखा दीजिए अपनी डिग्री, पब्लिक में ले आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फर्जीवाल एक बड़े सेंस में आप लीजिए, जो पिछले 10 साल 12 सालों में यदि आप अरविंद केजरीवाल का इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगातार इन्होंने झूठ, प्रपंच एवं लोगों को बरगलाने की राजनीति की है। आपको ध्यान होगा कि अन्ना आंदोलन के माध्यम से पार्टी बनी थी। अन्ना आंदोलन का एक ही ध्येय था कि एंटी करप्शन एक स्ट्रॉन्ग प्लैंक पे हम एक अच्छा बिल अपने देश को मिले, अच्छा कानून मिले, ताकि हम जिसे जन लोकपाल बिल बोला गया, यानी कि महत्वाकांक्षा इतनी थी कि जो ओम्बड्समैन वाला बिल था, जिसको लोकपाल बिल कहा गया था, जो कि कभी पारित नहीं हुआ था तब तक, लेकिन एक देश में बातें उठी थी कि हम एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन ओम्बड्समैन बनाएंगे, जिसको अपने भारतीय उसके हिसाब से उसका नाम लोकपाल रखा गया। तो वो लोकपाल से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी एक ऐसा बिल बनाएंगे जिसमें मतलब करप्शन से लड़ने की बड़ी पावरफुल उसमें वो होगी। अब देखिए, एक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कल डेथ हुई है 26 दिसंबर को, आज 27 है, और उस वक़्त स्कैम्स पे स्कैम्स चल रहे थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो हम ये सब चाहते थे कि देश चाहता था कि कुछ भ्रष्टाचार से लड़ाई हो, इसलिए बोला गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। आम आदमी पार्टी में आते ही ये बोला गया कि व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे। अब पिछले 10 सालों में क्या हुआ? जो हाईकमांड कल्चर ख़त्म करनी थी उससे बिल्कुल विपरीत किया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा था कि हम चंदा की पारदर्शिता दिखाएंगे, ठीक है ना, जनता का दिया हुआ चंदा दिखाएंगे। उसको उन्होंने ध्वस्त किया, उस प्रिंसिपल को, सिद्धांत को। उन्होंने कहा कि हम आंतरिक अपने पे कंट्रोल रखेंगे, विजिलेंस रखेंगे। तो आंतरिक लोकपाल के रूप में एडमिरल L रामदास जी को नियुक्त किया गया। हुआ क्या? उनको हटा दिया गया बड़े अनसेरेमोनियस वे में। तो यानी कि इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो ही हैज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरी प्रिंसिपल वी वाउच्ड फॉर, इसलिए मैं उनको फर्जीवाल बोलता हूँ। सर, 2023 में आपका एक बयान है जहां आपने कहा कि 1274 बेड हैं, 253 MCD हॉस्पिटल के अंदर हैं जहां काम नहीं होता, और आपने गार्बेज का इशू भी उठाया। आपने कहा कि ये सरकार काम नहीं कर सकती। 1274 बेड अगर आप कह रहे हैं और 253 MCD के अंदर हैं, जो अरविंद केजरीवाल के अंदर आती है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 1274 में से खाली 253 बेड अगर काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो फंक्शनिंग नहीं है, तो MCD गलत है और अरविंद केजरीवाल जो है गलत है? देखिए, MCD का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है?
आप इसमें ये भी ध्यान दीजिए कि बीजेपी भी उतनी ही कल्पेबल है, आप उतनी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। एमसीडी का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, पहला एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट उनका काम क्या है? कूड़ा करकट साफ करना, नालियाँ साफ करना, यही होता है ना म्यूनिसिपैलिटी का काम, ये होता है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। उसमें पिछले 10 सालों में आप देखिए लगातार हम लोग यानी कि दिल्ली के लोगों को यातना का शिकार होना पड़ा। कूड़ा करकट का घर बन चुका है दिल्ली। 3 बड़े बड़े पहाड़, ठीक है ना, ओखला में, गाजीपुर में और भलसवा में जी। 3 बड़े बड़े पहाड़ खड़े। कूड़े का निस्तारण किया ही नहीं गया ठीक ढंग से। कूड़ा गली गली में कूड़ा दिखता है आपको। एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। अब एनडीएमसी देख लीजिए नई दिल्ली में, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के तहत आता है, क्योंकि आप नई दिल्ली विधानसभा इज लुटियन जोन काइंड ऑफ, तो यहाँ पे एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यहाँ भी आप देखिए भ्रष्टाचार है इसमें। सफाई कर्मचारियों की उनको नौकरियाँ नहीं मिली ठीक ढंग से। कूड़ा करकट यहाँ पे चलो एमसीडी के मुकाबले बेटर है, बट ये लुटियन जोन है। आप इतना कूड़ा करकट यहाँ पे फैलने कैसे देंगे? तो उनकी लाइबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुल मिला के यदि आप देखेंगे तो दिल्ली में कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है। अब आते हैं उसके अलावा एमसीडी स्कूल चलाती है और अस्पताल चलाती है। आप अस्पतालों में जाके देखिए इनके वहाँ पे कितना बुरी वहाँ पे व्यवस्था है, जबकि एमसीडी के पास टैक्सेस की कोई कमी नहीं है। नमन जी ये ध्यान दीजिएगा, एमसीडी के पास दुनिया भर का टैक्स इकट्ठा होता है। टोल टैक्स से लेके हाउसिंग टैक्स लेती है, फिर बिजली पानी के बिजली का इनके सॉरी पानी का बिल। कुल मिला के एमसीडी में इतनी कुव्यवस्था है, इतनी प्रबंधन के हिसाब से इतना बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। और ये एमसीडी पहले बीजेपी के पास थी, अब आम आदमी पार्टी के पास जी। इसलिए सर ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि जब कूड़े की बात आ रही है, कूड़े के पहाड़ की बात आ रही है, तो उसी से जुड़ा एक और मुद्दा है यमुना का। अब ये दोनों मुद्दों को सॉल्व कैसे किया जाए? अगर आप चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए आपको, मान लीजिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? तो पहली बात तो मैं इस बात से थोड़ा असहमत हूँ आपसे निवेदन सहित जी, कि आरोप प्रत्यारोप नहीं है ये। आप एज ए न्यूट्रल सिटीजन दिल्ली के, एज ए रेजिडेंट जो यहाँ पे टैक्सेस देते हैं, आप देखिए, आर यू हैप्पी? इट्स नॉट अबाउट द आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस। हमें एज टैक्स पेयर्स, एज सिटीजन्स, हमें क्या मिला यहाँ पे प्रबंधन के हिसाब से? महिलाएं कह रही हैं फ्री बस सेवाएं मिल गई हमें, बिजली मिलती है 24 घंटे, ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो पहली बात तो ये है, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो आ रहे हैं पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो वादा करके दिखा दीजिए कोई भी। देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री, जैसे ही आपने 200 को क्रॉस किया आपको पूरा बिल देना पड़ेगा जी। ये यहाँ पे ये आपकी चाल है। सेकंड, 70% ऑफ दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं वो तो फुल बिजली का बिल देते हैं, 70%, क्योंकि कानूनी ऐसा मतलब रूल ऐसा है कि 200 से क्रॉस करते ही, तो 30% लोगों को बेनिफिट है। अच्छा, महिलाओं को यदि आपने फ्री डीटीसी की बस दे भी दी, कौन सी बड़ी बात है? देना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी सरकारें तो नहीं दे पाई ना सर। हमने ये बोला है कि हम लोक कल्याणकारी चीज़ों को आगे करेंगे, लेकिन आपको बड़े लेवल पर सोचना पड़ेगा। देखिए कुछ रेवड़ियाँ बांटने से काम नहीं चलेगा, आपको रोजगार डेवलप करना पड़ेगा। जॉब्स नहीं है, आज यहाँ युवा खाली बैठे हैं, ग्रेजुएशन हो चुकी है, पीजी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी किए हुए लोग यहाँ खाली बैठे हैं। हम नई दिल्ली में लगातार घूमते रहते हैं, आप क्लस्टर्स में जाइए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बिल्डिंग्स में जाइए, लगातार ये युवाओं से सुनने में मिलता है कि सर जॉब नहीं है मेरे पास, जॉब नहीं है। माताएं ये कहती है कि मेरे बेटे को जॉब लगवा। सर ये तो पूरे देश में चल रहा है ना, क्योंकि बीजेपी से भी यही सवाल होते थे। आम आदमी, हाँ सबके लिए सवाल है ये जी। आम आदमी पार्टी क्योंकि इसलिए कटघरे में खड़ी करनी आवश्यक है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में उनका राज है। प्लस वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। आपने जॉब्स के लिए क्या किया पिछले 10 सालों में? आप ये आंकड़ा खुद वेरीफाई कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, 400 लोगों को जॉब्स दिए इसने, अरविंद केजरीवाल ने, नंबर 1। नंबर 2, गेस्ट टीचर्स की देख लीजिए सिचुएशन। आप जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं वो अभी भी पिछले 10 सालों में परमानेंट इलाज नहीं ढूंढा उसके लिए, कोई पॉलिसी तक नहीं बनाई। गेस्ट टीचर्स को देख लीजिए, आप बस मार्शल्स को देख लीजिए। फिर मैं आता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी रेगुलर पोस्ट भी खाली पड़ी है, तो आपने जॉब क्रिएशन किया नहीं, आपने थोड़ी देर रेवड़ियाँ बांट दी, उसके बाद एड्स पे लगा दिया दुनिया भर का पैसा। जो 2000 करोड़ अरविंद केजरीवाल ने एड्स पे खर्च किया, उसके बनस्पत शीला दीक्षित ने उतने ही कार्यकाल में 4 सालों में 83 करोड़ खर्च किए थे। केजरीवाल ने 2000 खर्च किए, 2000 करोड़। 2000 करोड़ आप जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाते
तो आप समझ सकते इतनी बड़े अमाउंट का आप क्या क्या कर सकते थे। जो सरकार काम करती है उसको आवश्यकता क्या है फालतू की पब्लिसिटी करने का। सर बस मार्शल्स की आपने बात की, यहाँ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी आते हैं जो कोरोना के टाइम पे कई सारे भर्ती किए गए थे और काम कर भी रहे थे, वो उनको पे भी मिल रही थी क्योंकि उसके अंदर तो हटाया क्यों फिर? सर हटाने 10,000 लोगों को हटाया, सड़कों पे हैं वो, सर हटाने का आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनको हटा दिया, बीजेपी हमें वो नहीं दे रही है, बजट नहीं दे रही है उतना, या हमें काम नहीं तो करने मिलके दिया काम जा क्यों नहीं करते तुम लोग? मिलके काम करो। तुम्हें किस आपको अरविंद केजरीवाल को जनता ने मैंडेट दिया 67 सीटों का, तो आपको जनता ने चुना, आपने संविधान की शपथ ली हुई है, तो करो काम मिलके। किसने बोला आपका? शीला दीक्षित कैसे काम करती थी? तब भी तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो जाके होम मिनिस्टर के पास बैठ जाती थी, आडवाणी जी के पास। क्या आडवाणी जी दिल्ली तो आपका भी है, अटल बिहारी वाजपेयी के जाके बैठ जाते थे। सर अरविंद केजरीवाल गालियां दे, नहीं सुनिए, एक होता है टकराव, एक होता है गालियां देना, बदतमीजी गालियां देना। केजरीवाल को ये मैंडेट इसलिए मिला था कि तुम जाके गालियां दो, आपका फर्ज बनता है। सी पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी इज ए कॉम्पिटिटिव गेम, इट्स ए स्पोर्ट्समैनशिप वाला गेम है ये। क्रिकेट में क्या दुश्मनियां हो जाती है, क्या हार जाते हैं, एक पक्ष हारता है एक पक्ष जीतता है, उसके बाद वो मिलके आगे फिर अगला मैच खेलते हैं। डेमोक्रेसी इज लाइक दैट, द स्पिरिट हैज टू बी स्पोर्ट्समैनशिप। आपको मिलके काम करना पड़ेगा, आपको विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक व्यक्ति को 51% वोट मिले, अगले को 49 मिले, क्या जिंदगी भर की आपकी दुश्मनी बन जाएगी? नो, 49% लोगों ने भी ये बोला है कि हमने इस व्यक्ति को वोट दिया। तो जो जीते हुए खिलाड़ी का, जीते हुए प्रतिनिधि एमएलए का फर्ज बनता है कि जिसको 49% वोट मिले उससे भी मिलकर वो समझे कि अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत कैसे कर सकते हैं, अपने इलाके में कैसे बेटर काम कर सकते हैं। तो किसने मना किया था केजरीवाल को कि वो प्रधानमंत्री से मिलके गालियां बकने की बजाय, गालियां, एंड आई एम सेइंग इट विद फुल किसी को बोलना कि आप पैथोलॉजिकल साइकोसिस है इस व्यक्ति को, मेगलोमैनिया जिसको बोलते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, तो किसी को देख नहीं सकते आप, किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका फर्ज बनता है जनता के हित में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीमें निकलवाइए, पैसा रिलीज करवाइए और जो भी समस्या उन पर मिलकर काम कीजिए। सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम जैसे ही कुछ बेहतर करने के लिए जाते हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, फर्जी केसेस में जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद कुछ महीने बाद जमानत हो जाती है। देखिए, धुआं तभी निकलता है जहाँ कहीं थोड़ी बहुत आग लगी हो, सीधी बात है, बिना ऐसे तो धुआं निकलता नहीं। क्या दुनिया अपने पूरे देश में कितने एमएलए होंगे पूरे देश में? 5,000 से ज़्यादा एमएलए होंगे पूरे देश में जी। उनमें से ये 3 मनीष सिसोदिया को पकड़ के और केजरीवाल को पकड़ के क्यों जेल में डाला गया? क्योंकि बीजेपी चाहती है दिल्ली में जीतना, और वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करके आने वाले चुनावों में हम जीत जाएं। बीजेपी की बात मत कीजिए, बीजेपी के साहिब सिंह अभी जीतने की बात तो छोड़ो, अभी तो कैश बांटने में लगे हुए हैं वो लोग, ठीक है ना, 11,000 रुपए के। ये पैसा कहाँ से आ रहा है सर? काला धन खूब कूटा, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। साहिब सिंह वर्मा ने खूब पैसा कूटा, पैसा बनाया, ही वॉज एन एमपी आल्सो। यदि एक एमएलए और एमपी पैसा बनाना चाहे तो अपने देश में कट एंड कमीशंस का ऐसा जाल बिछा हुआ है जो आपको नहीं समझ आएगा, मुझे समझ नहीं आएगा खेल। वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, ठेकेदार अपने आप आके 15% देता है आपको एज ए एमएलए एमपी, 15%, तो आप समझ सकते हैं वो योजनाओं से कितना पैसा बनाते हैं वो। बीजेपी तो यदि पैसा बांटना शुरू कर दे ना इस वक्त, अभी इलेक्शन में लगभग 1.5 महीना है अभी, इतना पैसा है इनके पास कि पैसा खत्म ही नहीं होगा बांटने के बाद भी। 1100 पर महिला को दे दें तो भी। सेकंड, अभी जो रिपोर्ट आई है कल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी कुप्रथा को बैन कर दिया, क्वैश किया। लेकिन 2024 में बीजेपी को मिले 2200 करोड़ के लगभग, कांग्रेस को मिले 289 करोड़। तो बीजेपी के पास अथाह पैसा है। वो अभी 1100 भाइयों को भी बांटने लग जाए ना, बहनों के अलावा, तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। वो इस लेवल का पैसा इन्होंने कूटा हुआ है। केजरीवाल और बीजेपी को मिलकर काम करना चाहिए था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति पे मत जाइए, दोनों गवर्नमेंट्स का ये दायित्व था कि वो मिलकर काम करें। सर आतिशी मार्लेना के सरनेम के ऊपर भी आपने कहा कि ये मार्क्स और लेनिन के मिक्स करके उनके माता पिता ने नाम दिया है जी। कैसे, आपको ये जानकारी कैसे सर? ये तो जानकारी आप खुद भी मीडिया में आप देखेंगे तो इसका सर मीडिया में जो चल रहा है वो क्या सही है, क्या ऐसा सच है? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। मैं आतिशी को बिल्कुल शुरू से जानता हूँ, जब वो अपने हस्बैंड परवीन सिंह के साथ आती थी। लेफ्टिस्ट है वो, शी इज ए लेफ्टिस्ट, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जब पार्टी बनी थी उसके 10 दिन बाद हमारी पहली मीटिंग हुई थी, वहाँ पे 3 दिन हमारी बैठक चली थी आम आदमी पार्टी के कुछ प्रबुद्ध लोगों की।
वैसे प्रबुद्ध तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सब नालायक निकले, मैं अपने आप को तो शायद मैं कहना चाहूँगा प्रबुद्ध हूँ, क्योंकि हम सिद्धांतों पे खड़े रहे। तो उस 3 दिन की बैठक में डिस्कशन बैठक थी, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक थी, उसमें 3 दिन लगातार, आतिशी भी थी उस मीटिंग में, बाकी लोग भी थे 40-50 लोग। तब वो आतिशी मावलीना अपने हस्बैंड परवीन सिंह के साथ आती थी, मैं तब से जानता हूँ। और जब इलेक्शन टिकट दे दी गई तो आतिशी सिंह बन गई वो, जबकि शी वॉज कैरिंग दिस नेम मार्क्सिस्ट प्लस लेनिन मावलीना सिंस सो मैनी ईयर्स। इलेक्शन में जब खड़ी हुई कालका जी से तब जाके उनको सर आपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो सरनेम है इसको चेंज करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा और आशुतोष जी को भी कहा गया कि आप गुप्ता लगा लीजिए। कैसे जानकारी सर आपको? क्योंकि इंटरनल बातें हैं। जब 2014 का इलेक्शन हुआ, आशुतोष तो मैं उस वक्त मैं पार्टी में था, तो वहाँ पे चांदनी चौक से आशुतोष को टिकट दी गई थी लोकसभा की। आशुतोष हमेशा सिंगल नेम लिखते थे अपना, गुप्ता नहीं लगाते थे। तब बैठक हुई, उस वक्त पंकज गुप्ता बैठे थे, अरविंद केजरीवाल बैठे थे, संजय सिंह बैठे थे, सब उन्होंने कहा कि भाई आप नाम बदलो, दिखाओ अपनी जाति दिखाओ, क्योंकि चांदनी चौक आप जानते हैं, चांदनी चौक में ये ना व्यापारी वर्ग ज़्यादा है। तो आशुतोष गुप्ता से मैसेज आएगा, ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम, भारत माता की जय, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, निकलो भावे मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। जयप्रकाश नारायण वाला जो संपूर्ण क्रांति का लॉफ्टी आइडियलिज्म भी उठा लिया, मतलब पूरा उन्होंने पूरा वहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब वो इस हालत पे आ गए विद इन 1 और 2 ईयर्स कि उनको कहते हैं आशुतोष को कि अपनी जाति लगाओ। सर आपने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर दलित प्रेमी हैं तो एक हास्य बात है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? बड़ा स्पष्ट है। देखिए 2017 पंजाब में असेंबली इलेक्शंस होने थे। 2015 में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में बन चुकी थी जी। तो इस वक्त पंजाब में अच्छी उनकी वो हवा थी, तो वहाँ पे आनन फानन में इलेक्शन से थोड़े दिन पहले, यानी कि इसके पीछे सोच नहीं थी, जिसको पॉपुलिज्म बोलते हैं ना, जस्ट लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बोला कि पंजाब में डिप्टी सीएम दलित होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि दलित सीएम क्यों नहीं? क्या दलित क्या डिप्टी सीएम की पोजीशन पर बैठ जाएगा आके? बस वाई नॉट दलित सीएम? चलिए इलेक्शन हुए, उसमें इनको मैंडेट नहीं मिला, तो इसलिए ये सपना पूरा कर नहीं पाए। सपना कोट अनकोट में लीजिएगा विद पन। अब 2022 में पंजाब इलेक्शन हुए, तो 2022 के पंजाब इलेक्शन में 2017 वाली बात क्यों नहीं बोली गई, दलित डिप्टी सीएम? बल्कि अब तो अपग्रेड कर देना चाहिए था 5 सालों में सोशल जस्टिस के नाते। उसमें इन्होंने मुद्दा ही नहीं बनाया। 2022 में पंजाब में असेंबली इलेक्शन में क्लियर मैंडेट मिला, तो पंजाब में दलित डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया, दलित सीएम क्यों नहीं बनाया? अच्छा अब दिल्ली पे आइए। आप दिल्ली में पिछले 10 सालों में, नमन जी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपकी जनता को बताइएगा ये बात, पिछले 10 सालों में शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इसमें ये नहीं कि हमने आपस में डिसाइड किया, जो दिल्ली स्टेट का बजट है उसमें जितनी परसेंटेज दलित लोगों की है, यानी कि 17%, 17, इतना बजट आपको दलित वेलफेयर पे खर्च करना पड़ेगा, दलित कल्याण के लिए। तो उस बजट को इन्होंने खर्च नहीं किया। ये जो बिजली फ्री दिखती है ना आपको, बिजली पानी फ्री, ये वही दलित वर्ग का जो पैसा था, एलोकेशन थी, वहाँ से उठा के रेवड़ियाँ बांटने लग गए। ये दलित कल्याण पे यदि काम करते पिछले 10 सालों में, तो आज दलित दिल्ली में बड़ा पावरफुल सिचुएशन में होता, हमारे साथ इक्वल खड़ा होता, पिछड़ा नहीं होता। उनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ाई करके वापस भी आ चुके होते और यहाँ पे अच्छी नौकरियों पे लगे होते। लेकिन दलित समाज की हालत तो यहाँ पे अच्छी नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि जब जेल में गए, पकड़े गए शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, तो एक दलित व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बना दिया इन्होंने? चलो दलित फिर भी बाहर आ गए, तो जब आतिशी को सीएम बनाना पड़ा इनको मजबूरी में, क्योंकि खुद सीएम बने रह नहीं सकते थे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद, तो उन्होंने किसी दलित को सीएम क्यों नहीं बनाया? अब इलेक्शन के टाइम उल्टी सीधी बातें बोलना, राग अलापना, इस किस्म के विधवा विलाप करना, इसका कोई तुक नहीं है। क्योंकि ये विधवा विलाप वाली बातें हैं कि बस अपनी छाती पीटते रहो बिना बात के, कोई तुक नहीं हो उसका। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के खाली वोट काटने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप वैसे जीतेंगे नहीं, लेकिन आप वोट ज़रूर काट लेंगे। और साथ में कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े रहते हैं।
अभी देखिए मैंने कितना तो बीजेपी के खिलाफ बोला। साहिब सिंह वर्मा, जिनकी अपनी एक इमेज है, जिनका एक व्यक्तित्व था, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लोगों के लिए काम किया, उनके बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा यहाँ पे नोट बांट रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है, देखिए हम लोग सिद्धांतिक लोग हैं। मैं 22 सालों से अपना मेडिकल कैरियर यूएसए में छोड़ के पिछले साल लगभग 1.5 साल पहले वापस आ गया था। तब से मैं लगातार भारतीय राजनीति की सेहत पे, प्लीज़ माइंड दिस, भारतीय राजनीति पॉलिटिक्स की सेहत पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति को अच्छा किया जाए। अब उसके लिए मैं क्या किसी पार्टी की उस पर बैठूंगा क्या कि उनकी मदद करने के लिए मैं इनकी मदद करूँगा? हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के सिपाही थे तब, आज भी हैं, अन्ना आंदोलन के सिपाही हैं। व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल चमका के दिखाएंगे, देश में राजनीति को अपग्रेड करेंगे। इसलिए इस किस्म की बेबुनियादी बातों में जनता आने वाली नहीं है। प्लस नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 3 महीनों से, क्योंकि इनके पास तो ब्लैक मनी है, बड़ी बड़ी पार्टियों के पास, इनके पास वो सब मैकावेलियन पॉलिटिक्स जो होते हैं ना, कि मतलब सारे जैसे अनैतिक तरीके जो इनको अपनाने आते हैं, इनके डीएनए में अनैतिकता, इमोरलिटी। हम लोग प्रिंसिपल राजनीति करने आए, पॉलिटिक्स विद प्रिंसिपल्स एंड विद राइटियसनेस वाली पॉलिटिक्स। इसलिए हम लोगों का जो असली जो जिस पे ये लोग काम कभी नहीं करते, वी आर गोइंग होम टू होम, वी आर गोइंग डोर टू डोर एंड लोगों से मिल रहे हैं। उनको मैं बताता हूँ कि हमारी टीम बताती है कि देखिए ये हम वापस आए हैं एंड आज भी आपके साथ खड़े हैं, बाद में भी आपके साथ खड़े होंगे। हम आपके साथ मिल के काम करेंगे, स्वास्थ्य पे अच्छा काम करेंगे, एजुकेशन पे अच्छा काम करेंगे, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे, स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करेंगे, इंटर्नशिप्स दिलवाएंगे, जॉब्स दिलवाएंगे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वी आर हियर फॉर ए बिग कॉज। सर, आपने अभी कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में कहा कि दलित सीएम होगा अगर आपकी सरकार बनती है, दलित सीएम होगा, ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम होगा और एक और डिप्टी सीएम होगा जो मुस्लिम होगा। ये किस तरीके से बांटा आपने और क्यों बांटा? देखिए, मैं कुल मिला के सोशल जस्टिस के सिद्धांत में विश्वास करता हूँ, क्योंकि यदि आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो यूएसए में भी मुझे लगता था कि वहाँ पे भी यद्यपि संविधान सबके साथ सबके लिए इक्वल है एंड जब भी जॉब्स भी अलॉट होती हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर का क्लोज लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट with anyone on the basis of gender, faith and religion। ये रिक्वायरमेंट है। तो मुझे लगता है कि अपने देश में अभी भी सोशल जस्टिस के मामले में अपने को काफ़ी प्रोग्रेस करनी है। यद्यपि अम्बेडकर साहब ने हमें सबको इक्वल राइट्स दिए, लेकिन लोगों की जो निगाह में है ना अभी जातिवाद, कास्टिज्म और लोगों के मन में जो भेदभाव है, इसलिए अपने को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए हमने ये कहा कि हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, अब थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, जहाँ सवाल ये है कि आप अलग क्यों हुए? आम आदमी पार्टी के साथ थे, आप अलग क्यों हुए? जी, हम लोग इसलिए अलग हुए कि जब आप आम आदमी पार्टी बनी तो मैं अन्ना आंदोलन के माध्यम से आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो गया फिर, क्योंकि मुझे लगा चलो देखिए, जो प्योरिस्ट लोग थे, जो बिल्कुल कहते कि आइडियलिस्ट लोग थे, जो कहते कि नहीं हम तो उस आंदोलन को बिल्कुल पार्टी में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, वो तो तभी अलग हो गए। मैं सोचता था कि प्रैग्मेटिक वे में सोचा जाए, ठीक है ना, हालात को समझते हुए कीचड़ में कूदना पड़ेगा। इसलिए जब आम आदमी पार्टी बनी तो मैं आंदोलन से पार्टी में आ गया, लेकिन फाउंडेशनल वैल्यूज़ के साथ जो सिद्धांतों पे राजनीतिक पार्टी खड़ी की गई थी, जब उनके साथ वो फिडलिंग करने लग गए ना, दे स्टार्टेड फिडलिंग विद प्लेइंग विद द वेरी। सर, अलग कौन से साल में हुए आप उनसे? 2015 में। 2015 में पार्टी सत्ता में आई थी, सत्ता के कुछ महीने बाद हम अलग हो गए। तो सर, इतना समय क्यों लग गया? अब आप 25 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहले आप इनके अगेंस्ट नजर नहीं आए ज़्यादा? गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये एग्जैक्टली देखिए, हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बना के राजनीति करने कभी भी नहीं आए थे। हम लोग दिल से एक्टिविस्ट लोग हैं। इसलिए जब अलग हुआ तो अभी मैंने आई कुड हैव जॉइंड एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। मैं बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आपकी, ठीक है, समाजवादी दुनिया भर की पार्टी, उनमें आई कुड हैव जॉइंड एनी पार्टी। हम लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया जाए, इसलिए हमने फिर अन्ना जी से फिर मिलने गए एंड हमने पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चंदाबंद सत्याग्रह चला दिया। चंदाबंद यानी कि हमने कहा कि इन्होंने हिसाब नहीं तो
चंदा नहीं, यू नो। सिद्धांतों पे वापस आओ, चंदा दिखाओ, चंदा दिखाओ, या सिद्धांतों पे वापस आओ, हिसाब दिखाओ, हिसाब दिखाओ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारा मंतव्य ये था, तब भी गोल ये था कि प्रिंसिपल से भटकने के बाद इनको सीधा किया जाए, ठीक किया जाए, इसलिए हमने सत्याग्रह चलाया। फिर 2019 में मैंने ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, एक डॉक्यू ड्रामा बनाया, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंसी, जी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो आप समझ सकते हैं पिछले 7-8 सालों में भी फिर हमने लोक उम्मीदवार कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। लोक उम्मीदवार का मतलब ये था कि जनता पे पार्टियां कैंडिडेट्स थोपे मत। अभी क्या होता है कि पार्टियां कैंडिडेट्स अनाउंस कर देती है पैसा खा के, टिकटें बेच के, और फिर कहती है जनता को कि आप चुन लो इनमें से एमएलए या एमपी। हम कहते हैं कि यूएसए के डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल को देखते हुए कि वहाँ प्राइमरी इलेक्शन होता है, पार्टी पहले जनता के माध्यम से कैंडिडेट चुनवाती हैं, फिर उसको टिकट देती है। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी इलेक्शन। हम ये चाहते थे कि इस किस्म का काम किया जाए। तो यानी कि पिछले 8-10 सालों में हम एक्टिविज्म के माध्यम से देश में सुधार लाना चाहते हैं। बाकी ये नहीं कि अभी इलेक्शन आ गया तो मैं अभी आ गया, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है सोचना। इलेक्शन नई दिल्ली में मैंने चुनाव अभी लड़ा, मतलब लड़ने की तैयारी में, लेकिन पिछले 15 महीनों से लगातार भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में गए। लोकसभा जो 2024 में इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़े। मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन लोकसभा चांदनी चौक एवं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। वी वर कॉन्स्टेंटली एक्टिव अमंग द पीपल। सर, आखिरी बात आपकी अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, या फिर संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया, इनसे क्या बातचीत हुई थी? आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी और क्या हुआ था? देखिए, जब मैं सत्ता में था, यानी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, तो मैं उस वक्त सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर का एडवाइज़र था। तब मैं सचिवालय में ही बैठता था, जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की सीट है। तो वहाँ पे मैं केजरीवाल के पास गया। मैंने कहा कि जो हेल्थ पे जो काम हमने करने हैं वो तो हुए नहीं सब, वो तो, क्योंकि मैं उस वक्त आई वॉज डीपली इनटू दिस, तो वो काम होते दिखे नहीं। प्लस जब इन्होंने चंदा हटाया तो मैंने केजरीवाल से बात की। मैंने कहा कि आप चंदे के सिद्धांत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम लोग आम आदमी पार्टी के माध्यम से हमने जनता को वचन दिया हुआ है कि हम एक एक पैसे का हिसाब किताब आपको दिखाएंगे। बाकी पार्टी हिसाब किताब नहीं दिखाती है, तो ये अपना एक बहुत बड़ा असूल है जिसके लिए अपन अलग दिखते हैं, वी स्टैंड आउट। आप इससे सिद्धांत से खिलवाड़ मत कीजिए। पर तब तक सत्ता का नशा इनके दिमाग में घुस चुका था। सर, ये पूरी सरकार अभी 10 साल चली, अभी लगातार कई सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हैं और कई बार 2 बार चुनाव जीत गए, 2 से 3 बार जीत चुके हैं। एक बार तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, लेकिन उसके बाद 2 बार और जीत गए जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या अच्छे काम क्या हुए हैं? क्या आपको कुछ लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में कोई अच्छा काम हुआ है? देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को काफ़ी साल पीछे ले गई है। जब भी आप गवर्नमेंट में होते हैं कुछ तो स्टैंडर्ड चीज़ें होंगी ना, वो तो होनी है। ये थोड़ी कि सरकार ठप हो जाती है। भाई जब लालू प्रसाद यादव जेल में गए तो राबड़ी देवी को सीएम बना दिया गया, रबर स्टैम्प। वो टोटली अशिक्षित है, अंगूठा ठेक है, अंगूठा छापती हैं वो। तो अब ये सोचना कि बिहार वहाँ पे ठप हो गया, बिहार स्टैंड स्टिल में चला गया, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट चलाती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, जिसमें ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेट्स टिपिकली हाईली एजुकेटेड होते हैं। सिस्टम बने हुए हैं अपने देश में, जुडिशियल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो ये कहना कि इन्होंने काम नहीं होने दिया कुछ भी, ये तो होगा नहीं कभी भी। स्टैंडर्ड चीज़ें रोल आउट होती रहती हैं। बट जिस विज़न के साथ केजरीवाल आए थे, जिस विज़न के साथ उन्होंने एक लॉफ्टी आइडियलिज्म के तहत देश को एक सपना दिखाया था, उससे वो टोटली भटक चुके हैं। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी का मोरल प्रोजेक्ट समाप्त हो चुका है। पार्टी आने वाले सदियों में आप देखेंगे, दशकों सदियों में, कि केजरीवाल जो अचीव कर सकते थे पोटेंशियल, उसकी बजाय वे जस्ट एक ब्लेमिश धब्बा के रूप में इतिहास में जाने जाएंगे, नथिंग मोर देन दैट। यदि किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी बैठा दिया जाता ना, तो भी दिल्ली मच बेटर कर सकती थी। सर अभी एक सवाल ये है कि आपको वोट क्यों करेंगे? क्योंकि
दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर यहाँ पर अपना बीजेपी पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई है, आम आदमी पार्टी लगी हुई है, कांग्रेस लगी हुई है। इस बीच लोग ये सोचते हैं कि अगर इनको वोट देंगे तो क्या कोई डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छा, आपका अच्छा प्रश्न है। मुझे इसलिए वोट देंगे जनता, नंबर 1, और ये बहुत तरोताजा एग्जाम्पल है जी। प्रवेश वर्मा यानी कि बीजेपी इस वक्त पैसे बांटने में है। 10 सालों से वो थे नहीं यहाँ पे, गायब थे। हम पैसे बांट रहे हैं 1100 ईच टू वुमेन। केजरीवाल ऐसी योजना चमका दी उसने बिना बात के, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। महिला सम्मान 2100 रुपये। अच्छा, इवन जो वुमेन, एक वुमेन आज सुबह एक बहन आई थी हमारे पास यहाँ, 1100 रुपीज़ बीजेपी से कल उसको मिले पैकेट में, एक लिफाफे में। उसने कहा कि अगले महीने भी देंगे और सत्ता में आते ही हम इसको 2500 कर देंगे। मतलब आप देख लीजिए, कोई लिमिट नहीं है इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। हम लोग ये बोल रहे हैं लगातार कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक ही गोल है, एक ही वादा है नई दिल्ली विधानसभा की जनता के लिए एवं पूरी दिल्ली के लिए, कि नोट खूब बांटेंगे, जनता का उल्लू काटेंगे जी। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसलिए मुझे वोट दें जनता, और देगी दिल्ली की जनता, क्योंकि हम डोर टू डोर जा रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग विद पीपल। मैंने ये कहा है कि आप एक एजुकेटेड व्यक्ति जिसकी इंटीग्रिटी, देखिए आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा मैं, लेकिन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि मेरी इंटीग्रिटी में लोगों को डाउट नहीं है। मैं पिछले 14 सालों से लगातार सैद्धांतिक राजनीति के लिए लड़ाई मैंने कभी पीछे नहीं हटा। लोग तो छोड़ के चले गए, आम आदमी पार्टी से हटते ही दे जस्ट लेफ्ट, अपनी लाइफ्स में बिजी हो गए लाइफ्स में। मैं लगातार मैंने विरोध किया है सिद्धांतों के हिसाब से गलत नीतियों का। तो मुझे इसलिए भी वोट दें, एंड देन मैं नई दिल्ली विधानसभा में आई कनेक्ट वेरी वेल विद पीपल, एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एंड आई एम वन अमंग देम। तो मेरा कनेक्ट बड़ा अच्छा है लोगों के साथ। लोगों को मेरी जो एक वो दिखती है कि सिंसियरिटी है ना, कि ये व्यक्ति छोड़ छाड़ के वापस आए, एंड दैट इज़ वाई पीपल शुड वोट फॉर मी। मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ, कल भी देखूंगा यहाँ। सर एक बहुत ज़रूरी सवाल जी। जब कांग्रेस थी दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने वाली थी, तो उस समय बड़ी चर्चा थी कि भाई एंटी करप्शन होगा, दिल्ली की बहुत साफ राजनीति होगी, और उसके बाद जो चीज़ें हुई वो तो जनता के सामने है ही। लेकिन अब आप बीच में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं साफ राजनीति करूंगा, एंटी करप्शन होगा, तो जनता आपके ऊपर भरोसा कैसे करेगी जब उनके साथ ऐसा धोखा हुआ? और साथ में क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे, ऐसा भी तो हो सकता है कि बीएलपी के अंदर से एक मनीष रायजादा निकला है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे चप्पलें पहन के और शर्ट के बटन ऊपर नीचे जानबूझ के पहन के लोगों को गुमराह किया, और सत्ता में आते ही सत्ता लोलुपता का जो लेवल उसने मतलब दिखाया वो अनपैरेलल्ड है। यानी कि मतलब इतिहास में आपको मिलेगा नहीं इस किस्म का एग्जाम्पल कि इतना बड़ा गिरगिट कोई देश में पैदा हो सकता है। तो लोग अभी कहते भी हैं, जब मैं, क्योंकि सच तो सच है, सच तो 10 साल पहले भी सच था, आज भी सच है। हम तो सच्ची बातें करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सच्ची बातें तो पहले भी एक व्यक्ति बोल के गया था। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ईमानदार लोगों की, ध्यान दीजिएगा, अरविंद केजरीवाल ने ईमानदार लोगों के रास्ते को कठिन बना दिया। बट दैट डज नॉट मीन, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यदि हम एक बार गिर पड़े, एक बार धोखा खा लिया, दैट डज नॉट मीन एंड ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ। सर आखिरी सवाल मेरा जी, राहुल गांधी और पीएम मोदी के ऊपर आपके क्या विचार है? किस किस्म के विचार? एक नेता के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में ये दोनों कैसा कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में? क्योंकि संसद भी आपने देखी, शीतकालीन सत्र देखा जहाँ ये लोग जोर शोर से आवाज़ उठाते हैं। अभी अंबेडकर जी को लेकर कई सारी बयानबाजी हो रही है। इस पूरे में आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? क्या ये एक अच्छे नेता हैं? मेरा बस चले ना, मेरा बस चले एज ए स्पीकर। सबसे पहला स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में अभी 20 दिन की पार्लियामेंट, अभी सेशन खत्म हुआ है पिछले हफ्ते। इन्होंने क्या किया, क्या आउटपुट है? पर डे करोड़ों रुपए पार्लियामेंट सेशन में खर्च होते हैं। मेरा बस चले तो पहला कानून पता है क्या बनाऊंगा कि एक व्यक्ति बोलेगा ना, बाकी सबके माइक्स म्यूट कर दीजिए, जो बोलने वाला उसका माइक ऑन करिए। क्योंकि ये लोग वहाँ बदतमीजी इसलिए करते हैं, रकस इसलिए क्रिएट करते हैं, कोलाहल, क्यास में हम, क्योंकि इनको पता है कि जनता को देख रहे, दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, दीज इडियट्स।
दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, इनको कोई मतलब नहीं है, दे आर लॉ मेकर्स। सी सांसद का मतलब लॉ मेकिंग, आप वहाँ पे बैठ के डेलिब्रेट कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए मिल के, एंड देश को अच्छे अच्छे कानून दीजिए। ये वहाँ पे तमाशा करते हैं क्योंकि इनको पता है कि माइक ओपन है और देश में टीवी पे जनता देख रही है। तो ये लोग नीचे लेवल पे आ जाते हैं अपना उल्लू बनाने, मतलब सीधा करने के लिए। एक कानून बनाइए सबसे पहले, जो बोलेगा उसकी आवाज़ माइक पे जाएगी बस, फिर देखिए सब बैठ जाएंगे तसल्ली से। एंड दे आर नॉट सिंसियर। द कंट्री नीड्स पार्टी बाई पार्टीजनशिप, पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। वी आर फॉर द कंट्री। पार्टियां तो एक माध्यम है, डेमोक्रेसी का व्हीकल्स है, नथिंग मोर देन दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। तो ये था एक इंटरव्यू मुनीश रायजादा जी के साथ, जो नई दिल्ली के विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनकी पार्टी है BLP, भारतीय लिबरल पार्टी। आपका इस पूरी वीडियो पर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VUA न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ नमन शर्मा।